दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है सलमान रश्दी। दो फेमस किताबें इन्होंने लिखी है। एक है द सैतानिक वर्सेस और एक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इनकी तस्वीर अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये थोड़ी पुरानी तस्वीर है। उनकी लेटेस्ट तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये रही। आप देख सकते हैं कि उनके जो ग्लासेस हैं उसमें से एक जो है वो ट्रांसपेरेंट है और एक जो है वो कलर्ड है। द रीज़न बीइंग, अगस्त 2022 में सलमान रश्दी जो है वो न्यूयॉर्क के एक स्टेज पर थे। वो अपनी स्पीच दे रहे थे और एक व्यक्ति जो है वो नाइफ लेकर आया, एक जो छर्रा है वो लेकर आया और इस व्यक्ति ने सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला किया। लकीली सलमान रश्दी जो है वो बच गए। 6 वीक वो हॉस्पिटल में रहे, 6 हफ्ते हॉस्पिटल में रहे और दुर्भाग्यवश उनकी एक आंख जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सलमान रश्दी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस अटैक के बाद उनका ये पहला इंटरव्यू है टू द न्यूयॉर्कर मैगज़ीन और सलमान रश्दी ने ये कहा है कि आई एम लकी और उन्होंने ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस किया है जिस प्रकार का सपोर्ट उनको मिला। टोटल 17 नॉवेल्स उन्होंने लिखी हैं और उनका जीवन जो है वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। दोस्तों, उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ये फतवा जो है वो ईरान के कुछ क्लेरिक्स ने जारी किया था। ये जो सैतानिक वर्सेस नाम की किताब है, तो इस किताब को लेकर फतवा जारी किया गया और ये चीज़ जो है उस पर थोड़ी एक डिस्कशन, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अलग अलग रिलीजियंस की हम बात करें तो रिलीजियंस में रिफॉर्म्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। राइट, रिफॉर्म्स का मतलब होता है कुछ अच्छे बदलाव, कुछ सही बदलाव। ज़माने के साथ, समय के साथ हर एक चीज़ में बदलाव होता है। राइट, और कुछ चीज़ें जो हैं किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बात बताई गई है, कोई विचार अगर दिया गया है, तो विचार अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको काउंटर करने वाला विचार जो है वो आप दे सकते हैं। राइट, ये लॉजिकल या फिर तार्किक आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको हमें हमेशा एंटरटेन करना चाहिए। राइट, मैं यहां पर बता रहा हूं रैशनल, तार्किक बातों की बात कर रहा हूं। लेकिन किसी ने विचार दिया और उस विचार के बदले में आपने उस व्यक्ति पर फिजिकल अटैक किया। लेट्स से कि कोई एक्स रिलीजन के बारे में किसी व्यक्ति ने अपना एक विचार दिया। हो सकता है कि एक्स रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को ये विचार पसंद नहीं आया होगा या फिर नहीं आता है। तो ये विचार देने वाला व्यक्ति बुरा है या फिर ये आपको ओपिनियन पसंद नहीं आया और उस पर आपने जब कोई फिजिकल अटैक कर दिया उस व्यक्ति पर, तो किस व्यक्ति ने इस एक्स धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है? ये विचार देने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति है उसने, या फिर जिस व्यक्ति ने इस धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति पर अटैक कर दिया? ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन यही है कि किसी पर अगर जानलेवा हमला किया जाता है या फिर किसी पर फिजिकल अटैक किया जाता है तो वो दुनिया का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो आपको ये परमिशन देता है, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया का कोई भी धर्म भी ऐसा नहीं है जो आपको यह परमिशन देता है कि आप किसी की जान ले लें। ठीक है, सो दिस इज द थिंग अबाउट टुडेज वर्ल्ड। राइट, कि इस प्रकार के अटैक्स, और दिस रिमाइंड्स के आज बहुत सारी जगहों पर मोरालिटी और कंसाइंस जो हैं उसमें हमें फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं और इसी वजह से ये हादी मतार नाम का जो व्यक्ति है वो रश्दी पर अटैक कर देता है। ये सारे अटैक्स या फिर ये सारी चीज़ों के बावजूद कई जगहों पर गवर्नमेंट्स जो हैं वो सलमान रश्दी के खिलाफ गई। फॉर एग्जांपल, जो उनकी सैतानिक वर्सेस नाम की जो किताब है वो भारत में बैन की गई थी। राइट, आज भी शायद उस पर बैन है। आई एम नॉट श्योर अगर उस पर बैन हटाया गया है या नहीं। दुनिया के बहुत सारे धर्म गुरुओं ने भी उनका विरोध किया, दुनिया के बहुत सारे डिक्टेटर्स ने उनका विरोध किया और हमने देखा कि कैसे भारत ने इस किताब को बैन किया था। तो कुछ डेमोक्रेटिक्स और फैनेटिक्स ने भी इनका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी सलमान रश्दी जो हैं उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो फिर से वापस आए हैं और वैसे ही अलाइव हैं, वैसे ही वेल हैं और वैसे ही एक जो सेंस ऑफ मिसचीफ है
एक पॉजिटिव मिस्चीवियसनेस जो है वो आज भी उनके अंदर बरकरार हैं। दोस्तों, ओजीज शो द वे पायनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक सीरीज जो चल रही है, न्यूज़ वाली सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो आज की जो ये न्यूज़ वाला जो वीडियो है, ये सीरीज का जो आज का वीडियो है, उसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो मोशन ऑफ थैंक्स को एड्रेस किया, तो इसमें उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात की है। और आज का वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि क्यों नहीं देखा है, राइट? न्यूज़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक लंबे समय से मैं ये करता आया हूँ कि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जैसे कि एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स जो हैं, उनको समझना डिफ़िकल्ट रहता है, राइट? ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें अगर आपको किसी टीचर की मदद मिल जाए तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। लेकिन एक लंबे समय से मुझे ये भी रिक्वेस्ट मिलती रही स्टूडेंट्स से कि आप न्यूज़ को भी कवर कीजिए। तो आपकी यही डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने न्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे न्यूज़ को मैं कवर करता हूँ। तो ये सीरीज़ भी देखिएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस वाली सीरीज़ भी चल रही है, राइट? ये आपके बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए न्यूज़ को कवर करते हैं हम इस फाइनेंशियल सीरीज़ में। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है, न्यूज़ वाला वीडियो, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बातचीत की है, तो उस वक्त मैंने बताया था कि आप आज का ये जो एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया से भारत क्या सीख सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो धीरे धीरे करके, जो कॉलोनियल पास्ट है, ऑस्ट्रेलिया पर भी ब्रिटिश एम्पायर का राज था। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैप देखेंगे तो भी आपको उसमें जो यूनियन जैक हैं, जो इस प्रकार का मैप है ना, जो नॉट सॉरी मैप, वो फ्लैग है ब्रिटेन का, राइट? पर्टिकुलरली अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम का जो फ्लैग है, तो उसका एक उसके जो कलर्स हैं, उसका बेसिकली ये यूनियन जैक जो है वो आपको उसको यूनियन जैक कहते हैं। तो उस जैसे हमारे देश को, हमारे नॉट देश को, हमारे मैप को तिरंगा कहते हैं। अब व्हाट मैप, हमारे फ्लैग को जैसे हम तिरंगा कहते हैं, वैसे यूके का जो फ्लैग है उसको यूनियन जैक कहते हैं। तो ये यूनियन जैक जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग पर नज़र आता है, राइट? कुछ स्टार्स हैं, थिंग्स लाइक दैट। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फ्लैग्स जो है वो बहुत ही सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं, स्टार्स को लेकर डिफरेंसेस हैं। एनीवे, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना कॉलोनियल पास्ट जो है उसको धीरे धीरे करके मिटा रहा है, और छोटे लेकिन अच्छे कदम जो हैं वो इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया ले रहा है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट ये है कि जो ब्रिटिश मोनार्क हैं, $5 की उनकी जो करेंसी नोट है, उस पर जो ये क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जो तस्वीर है, तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर की $5 की नोट है। तो आप देखिए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले 2022 में ही इनका निधन हुआ, क्वीन विक्टोरिया का, राइट? नॉट सॉरी विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का निधन हुआ। तो इनकी तस्वीर जो है वो आपको ऑस्ट्रेलियन नोट्स पर देखने को मिलती है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने यह डिसाइड किया है कि ये नोट्स जो हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दो तरीके से अपनी हिस्ट्री और कल्चरल आइडेंटिटी को री-इवैल्यूएट कर रहा है। नंबर 1, जितने भी ऐसे सिंबल्स हैं कॉलोनियल पास्ट के, ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों में आपको कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल जो कॉलोनियल फिगर्स हैं, उनके बड़े बड़े पुतले देखने को मिल रहे हैं। तो अब इन पुतलों को हटाया जा रहा है। तो ये एक स्टेप उठा रहा है। सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बना रहा है, अपनी नीतियों को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना रहा है। और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइबल लोग हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है, उनका जो अधिकार है, वो उनको दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जब कॉलोनियल रूल था तो उस समय पर जो इंडिजीनियस लोग हैं उनको लेकर कॉलोनियल सरकार जो है वो बहुत ही नेगेटिव थी, बहुत ही नफरत थी। और यही पैटर्न आप जब भारत की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे भी ट्राइबल लोग जो हैं उनको कॉलोनियल सरकार ने काफ़ी परेशान किया। और यही कॉलोनियल हैंगओवर जो है वो आज़ादी के बाद भी हमें देखने को मिला, which is very very unfortunate.
The country is undergoing a cultural revolution of sorts, and as it acknowledges the injustices committed against indigenous Australians and the effects of colonization on their culture, language, and way of life. एक कल्चरल क्रांति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, और अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है वो ये मान रही है कि जो इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अन्याय हुआ, और कॉलोनाइजेशन के समय पर उनका जो कल्चर है, उनकी भाषा जो है, उनका जीने का तरीका जो है, तो इसको कुचलने की कोशिश जो है वो की गई थी। इंडिजीनियस बच्चे जो हैं उनको अपने परिवारों से दूर किया गया। उनकी जो ज़मीन थी ट्रेडिशनल लोगों की या फिर इंडिजीनियस लोगों की, तो ज़मीन को छीन लिया गया और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस पर बैन लगाया गया। द रिकॉग्निशन ऑफ द फर्स्ट नेशंस पीपल्स in the Australian Constitution and the creation of indigenous-led initiative and programs aimed at preserving indigenous cultures and languages are some very substantial measures. कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट नेशंस लोगों को रिकॉग्निशन दिया गया, और इसी के साथ साथ इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो इंडिजीनियस लोग जो हैं इनको चलाते हैं, और उनके कल्चर्स और लैंग्वेजेस को बचाने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और एजुकेशन सिस्टम जो है उसको भी रिवैम्प किया जा रहा है कि टीचर्स जो हैं वो जो राइट और एक्यूरेट हिस्ट्री हैं वो उनको पढ़ाए, और जो स्कूल्स हैं उसमें इंक्लूसिव हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाए, ताकि पूरी एक जनरेशन जो है उनको राइट चीज़ें सिखाई जा सके। अब अगर आप यूके के बच्चों को मिलेंगे, राइट, यूके में पढ़ने वाले जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेंगे, देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि उनकी अगर हिस्ट्री की किताबें आप देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री की किताबों में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि ब्रिटिश एम्पायर ने किस प्रकार से नेगेटिव चीज़ें की, भारत में क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया, दूसरे देशों में क्या किया। इनफैक्ट वहाँ की किताबों में तो यही बताया जाता है कि ये ब्रिटिश एम्पायर की वजह से बहुत सारे देशों का उद्धार हुआ है, बहुत सारे देशों को का अच्छा हुआ है। ऐसी गलत हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाती है, और हमारे यहाँ पर भी हिस्ट्री जो है इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में सिर्फ एक दो लाइंस, एक दो पेजेस में सारी हिस्ट्री जो है वो रैप अप की जाती है, राइट। तो और ज़्यादा हमारे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी हैं, इसके अलावा तो आई कैन गो एंड ऑन एंड ऑन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर सिर्फ 3-4 लाइंस ही हैं, राइट। उनकी जो इन डेप्थ हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ाई जाती, और इससे पता है क्या हुआ है, ये देखिए कॉलोनियल हैंगओवर कैसे हमें आज भी, कॉलोनियल हैंगओवर का मतलब ये होता है कि जो अंग्रेज हैं, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं इंग्लिश लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस माइंडसेट कि इंग्लिश या फिर जो वाइट लोग हैं वो हमसे बेटर हैं। ये मानसिकता इतनी डीप हमारे अंदर डाल दी गई है, हमें ऐसा बताया गया है कि हम इतने कमज़ोर हैं और हम डरपोक हैं, यू नो, हमारी आज़ादी जो है, हमने बहुत ज़्यादा मार खाकर हमें आज़ादी मिली है, हमें भीख में और दान में आज़ादी मिली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, राइट, तो आप पाएंगे कि वो लोग इतने डर गए थे भारत से, और भारत के अंदर इतनी ताकत है, तो हमें ऐसा बिल्कुल फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुभाष चंद्र बोस साहब की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे और उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ की वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर, जो एक अर्थक्वेक आ गया था ब्रिटिश एम्पायर में, राइट, तो ये जब आप पढ़ेंगे तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इन्फीरियर है किसी भी रेस से, हम किसी भी रेस से सुपीरियर नहीं है, किसी से इन्फीरियर नहीं, हम ना तो कमज़ोर हैं ना तो किसी से ताकतवर हैं, हम सबको इक्वल मानते हैं। इट साउंड्स लाइक वो जो नमस्ते लंदन का जो डायलॉग था अक्षय कुमार का, उसमें जो बताया गया था, बट दैट इज़ राइट। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग। और अब जो करिकुलम है एजुकेशन का, वो भी, उसमें भी जो इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव्स जो है उसमें ऐड किए जा रहे हैं, और इंडिजीनियस कल्चर जो है उसको भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा डिविडेंड ये जो स्टेप है वो प्रोवाइड करेगा, और फ्यूचर जो है ऑस्ट्रेलिया का सारे सिटीजन्स के लिए अच्छा होगा। अगर इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ता रहा तो भारत को भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से सीखनी चाहिए। सिर्फ शहरों के या फिर सिर्फ जो सड़कें हैं उनके नाम बदल देने से कुछ नहीं होगा। चलो वो भी बदल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जो रियल हिस्ट्री है, राइट, अनबायस्ड हिस्ट्री जो है, ये भी
करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए, स्कूल के टाइम से ही होनी चाहिए। तो इसके लिए एक थॉटफुल अप्रोच की ज़रूरत है। ए फ्रेंड इन नीड पायोनियर का आर्टिकल है। टर्की, एक बहुत बड़ा भूकंप आया। दोस्तों, लेटेस्ट आंकड़ा यह कहता है कि 11,200 लोगों की मृत्यु हुई है टर्की और सीरिया में। 24 घंटों के अंदर 3 बड़े अर्थक्वेक्स आए, एंड वी नो कि कितना ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। भारत जो है उसने इमीडिएटली रिलीफ मटेरियल टर्की और सीरिया को प्रोवाइड किया, और अंकारा यानी कि टर्की का जो कैपिटल है, टर्की की सरकार जो है वो सरप्राइज हो गई कि भारत से उनकी इतनी कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भारत जो है वो इतनी मदद करेगा, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो हमारी सरकार की क्रिटिक्स रही हैं काफ़ी, कई बार उन्होंने हमारी निंदा की है। लेकिन भारत जो है उसने ये साबित कर दिया है कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो भारत जो है वो ऐसा देश है कि आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। सितंबर की बात है, लास्ट सितंबर, यूएन जनरल असेंबली सेशन में टर्की के प्रेसिडेंट जो उन्होंने कश्मीर इश्यू के बारे में बात की, और वो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे थे। और OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो उसमें भी टर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को शर्मिंदा करने की कोशिश की। जो एर्दोगान है वहाँ के प्रेसिडेंट, वो ओरिजिनल जो टर्की देश है ना, जिस टर्की जो मॉडर्न टर्की है उसकी स्थापना मुस्तफ़ा केमाल आतातुर्क ने की। ये जो व्यक्ति थे मुस्तफ़ा केमाल आतातुर्क, तो वो एक बहुत ही सेक्युलर व्यक्ति थे। इनको द फादर ऑफ मॉडर्न टर्की भी कहा जाता है। और इन्होंने, आतातुर्क जो हैं, उन्होंने टर्किश नेशनलिज्म पर फोकस किया, उन्होंने टर्किश राष्ट्रवाद पर फोकस किया, और एर्दोगान जो हैं वो इस्लामिज्म जो है इस पर फोकस कर रहे हैं। टर्की की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, टर्की का कल्चर देखेंगे, तो टर्की इज़ ए मुस्लिम कंट्री, लेकिन टर्की का लोकेशन जो है वो बहुत ही स्पेशल है। एशिया और यूरोप, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक देश है टर्की। और आई यूज्ड टू स्टडी इन यूके, आपको शायद पता होगा। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उस समय पर हमारा जो मैनेजमेंट का क्लास था, राइट, मास्टर्स में, तो वहाँ पर ऐसे सिस्टम थी कि कुछ ऐसे लेक्चर्स होते थे जो सारे मास्टर्स वाले वहाँ पर आते थे। फॉर एग्जांपल मेरा जो था वो जेनेरिक मैनेजमेंट था, राइट। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमें सारी चीज़ें हम पढ़ते थे जो जेनेरिक मैनेजमेंट वाले लोग थे। तो फाइनेंस मैनेजमेंट आता था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता था, मार्केटिंग, राइट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो हमारे सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट रहते थे। और फिर दूसरी जो स्ट्रीम्स है उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट के मास्टर्स, फाइनेंस मैनेजमेंट के मास्टर्स करने वाले लोग। तो यहाँ पर लेट्स से 35 जितने 35-40 जितने स्टूडेंट्स रहते थे। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें हम सारे मास्टर्स करने वाले लोग जो है, एक बड़ा सा थिएटर जैसा होता था और वहाँ पर हम बैठते थे और फिर हमें कुछ लेक्चर्स जो है वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। तो हमारा जो मैनेजमेंट वाला क्लास था 35 से 40 का कुछ क्लास था, तो उसमें टर्की के कुछ स्टूडेंट्स थे, राइट, जिनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे मेरे। तो कल मैंने मैसेज भी किया उनको, और मुझे एक जो हमारे क्लासमेट थे, तो वो एक लड़की है, उनका नाम है दामला, तो उनका मैसेज भी आया मुझे कि शी इज़ सेफ़। और दूसरे जो मेरे क्लासमेट्स थे उनको मैंने मैसेज किया है, तो उनसे मुझे अभी रिप्लाई नहीं मिला है। तो आई एम प्रेइंग कि मैं इन लोगों को 3-4 लोगों को जानता हूँ, तो फिर इनके लिए वो हैं कि भाई हम इतना वक्त, लगभग 1.5-2 साल साथ रहे हैं, तो वो एक कनेक्शन था और आज भी हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टर्की जो है, वहाँ के लोग की, मैंने जो आपको बताया ना, ये जो यूरोप और एशिया का आपको यहाँ पर एक फ्यूजन देखने को मिलता है, तो टर्की भारत की तरह ही बहुत ही डाइवर्स है, राइट। यू विल फाइंड कि टर्की काफ़ी डाइवर्स है और काफ़ी मॉडर्न भी है टर्की। तो ये जो मॉडर्न टर्की है जिसकी स्थापना जो है वो मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने की, तो उन्होंने इसी विजन को ध्यान में रखते हुए टर्की को स्थापित किया था। और ये जो एर्दोगान है वो टर्की को फिर से वापस पुराने ज़माने में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये जो एक नेगेटिव एटीट्यूड था टर्की का भारत के प्रति, वो शायद चेंज होगा। उनको शायद पता चलेगा कि भारत जो है वो ऐसा देश बिल्कुल नहीं है। और टर्की के जो एम्बेसडर हैं हमारे देश भारत में, फिरात सुनेल, तो उन्होंने ट्वीट किया है कि दोस्त जो शब्द हैं ये कॉमन शब्द हैं टर्की और हिंदी में। और उन्होंने एक कहावत भी कही है, दोस्त कारा गुंदे बेली ओलूर। इसका मतलब होता है फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त या फिर मित्र हैं। थैंक यू वेरी मच इंडिया, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा है। और एज वी नो कि एनडीआरएफ की टीम, हमने 2 टीम्स वहाँ पर भेज दी हैं, 100 से भी ज़्यादा लोगों को भेजा है, ट्रेंड डॉग स्क्वाड्स और इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें भारत ने भेजी हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो वैक्सीन मैत्री जो प्रोग्राम था उसको भी भारत ने, मीन्स हमारे देश के साथ साथ दुनिया के कितने सारे देशों को हमने वैक्सीन और मेडिसिन प्रोवाइड की कोविड के टाइम पर। तो लेट्स होप कि इस चीज़ से एक बदलाव आएगा टर्की और इंडिया के रिलेशनशिप में। लेट्स होप। ए क्विक रिसेट, द हिंदू का यह आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इट्स अबाउट इंडिया कनाडा रिलेशनशिप्स। अब कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेनी जॉली, वो बायलैटरल वार्तालाप के लिए न्यू दिल्ली आए हैं। और मिस जॉली जो हैं अब यहाँ पर आए हैं, तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि कनाडा और भारत जो है वो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहता है। एज वी ऑल नो कि हमारे प्यारे पंजाब के कितने सारे पंजाबी लोग जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, राइट। वो तो प्यार से कनाडा को, एक पंजाबी नाम भी है उसका, कन्नेडा, आपने सुना होगा। और कहते हैं कि कनाडा जो है वो तो साडा पिंड है, यू नो, कि कनाडा में पंजाबी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे हमारे देश के दूसरे लोग भी, दूसरे प्रांतों के या फिर राज्यों के लोग भी वहाँ पर रहते हैं, बट कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट इतना अच्छा होने के बावजूद भी दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट रीजंस। लेकिन अब एक नई आशा की किरण नज़र आ रही है कि अब दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो फिर से इम्प्रूव होंगे। तो ये जो मिस जॉली की विजिट हैं, तो फिर वो वापस आने वाले हैं। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो मार्च में होने वाली है, फिर दूसरी जो G20 की मीटिंग्स हैं तो इसमें दूसरे मिनिस्टर्स आएंगे कनाडा से। और G20 की जो समिट हैं वो होने वाली हैं, तो इस समिट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो आएंगे और उनके साथ फिर से मिस जॉली जो है वो आने वाले हैं। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो हैं कनाडा के, और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी भारत की यात्रा में आएंगे 2023 में। अब रिलेशनशिप जो है वो चेंज कैसे हुआ है? कनाडा के जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है वो ख़राब होते जा रहे हैं। नवंबर 2022 में कनाडा ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को अनाउंस किया और उसमें क्लियरली चाइना का नाम दिया गया है कि चाइना जो है ये एक डिस्ट्रप्टिव ग्लोबल पावर है, ऐसा बताया। और उन्होंने भारत के बारे में ये कहा कि भारत जो है वो डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक कंट्री है और कनाडा का एक क्रिटिकल पार्टनर है। तो इससे एक नया बदलाव देखने को मिला। कनाडा जो है वो अपनी चीज़ों के लिए, अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए चाइना के साथ, चाइना से डीकपल और नई मार्केट की खोज में भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। और भारत भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो बहुत सारे देशों के साथ करना चाहता है। और अब ये भी बात आ रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और कनाडा के बीच में होगा इस साल, और फिर आगे चलकर होपफुली दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी साइन किया जाएगा। अब रिलेशनशिप खराब कैसे हुआ है? मिस्टर ट्रूडो जो हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो भारत की यात्रा पर आए थे 2018 में। और जो किसानों का एजिटेशन हुआ, तो किसानों के एजिटेशन को लेकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, उन्होंने ट्वीट किया और बातें बताई। तो इसकी वजह से डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो है वो ना के बराबर हो गई। और 2018 में भी जब वो अपनी विजिट में आए थे, उस समय पर अपने फैमिली के साथ आए थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उनको मिले भी नहीं थे। यू कैन इमेजिन कि दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर आपके देश में आए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उनको मिलते भी नहीं है, तो यू कैन इमेजिन के रिलेशनशिप कितने ख़राब हो गए होंगे। और उसके बाद 2021-2022 में ये फार्मर एजिटेशन को लेकर बातचीत की, तो सारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ जो है वो उसको बंद कर दिया गया। लेकिन फिर लास्ट ईयर G7 की मीटिंग, जो समिट जो जर्मनी में हुई, तो उस समय पर मिस्टर मोदी की मुलाकात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई और फिर से रिलेशनशिप जो है उनको रिसेट किया गया।
न्यू दिल्ली ने बार बार ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लोग जो हैं उनका रेफरेंडम, वो पंजाब को भारत से तोड़कर खालिस्तान नाम का एक देश बनाना चाहते हैं, और हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है तो उनके खिलाफ वायलेंस वहाँ पर होता है। वहाँ पर जो स्वामी नारायण का जो टेम्पल है, तो इस मंदिर के बाहर भी कनाडा में कौन सा वो शहर है वो मैं भूल गया, लेकिन कनाडा का ये इंसिडेंट भी आया था 2022 के एंड में कि ये स्वामीनारायण का जो मंदिर है तो वहाँ पर उन्होंने खालिस्तान और इन सारी चीज़ों को वहाँ पर लिख दिया था। तो ये कुछ इश्यूज हैं भारत के। भारत ने बार बार ये कहा है कि आप ये खालिस्तानी लोग जो वहाँ पर हैं, ये ग्रुप्स जो हैं उनको डीएक्टिव कीजिए, और भारत के फ्रीडम्स और राइट्स और इन पर जो टिप्पणियां हैं तो ये सारी चीज़ें हैं भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से रिलेशंस जो हैं वो उसमें हमें थोड़ी बिटरनेस, जो कड़वाहट है वो देखने को मिलती है। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा, लेकिन जब भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो बहुत सारे देशों ने भारत को सपोर्ट किया और कनाडा उनमें से एक देश था। लेकिन जब भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, तब रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ गए। और 1980s में इसको शायद है ना कनिष्क नहीं, कनिष्क वाला तो आई थिंक नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, जो नेपाल से प्लेन उड़ा था और हाईजेक किया गया। तो आई थिंक उसको कनिष्क या फिर इसको कनिष्क है, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, मुझे नाम अब याद नहीं है, बट मुझे कुछ उसके फैक्ट्स याद हैं कि वैंकूवर से वो प्लेन जो है वो टेक ऑफ हुआ, उसमें इंडियंस थे, और वो प्लेन जो है वो जापान गया, और जापान से फिर वो भारत आया, और मीन्स भारत आ नहीं पाया, वो प्लेन जो है उसको ब्लास्ट किया गया, राइट, एयर अटैक, मीन्स वो उसमें बॉम्ब रखा गया था। तो ये खालिस्तानी लोग जो हैं उन्होंने एयर इंडिया की फ़्लाइट को इस प्रकार से बॉम्ब किया था, तो इसकी वजह से भी काफ़ी रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो गए थे। 2010 में फिर मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो कनाडा की यात्रा पर गए, और फिर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन हुआ, और फिर मिस्टर मोदी जो है वो 2015 में यात्रा पर गए थे। तो ये पूरा ओवरव्यू जो है वो मैंने आपको दे दिया है कि कौन कौन से इश्यूज़ की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुए, और अब चाइना और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। निगलेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, द हिंदू का यह आर्टिकल है। यह आर्टिकल लिखा है कि सुजाता राव ने, ये जो के सुजाता राव मैडम है, तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर एक्स हेल्थ सेक्रेटरी हैं, तो ऑफ कोर्स एन एक्स IAS ऑफिसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है उन्होंने। एक फिल्म है, ये देखी नहीं है, लेकिन इसमें आर्टिकल में उन्होंने ये इसको मेंशन किया है, द लास्ट जार्स नाम की एक फिल्म है। तो इसमें जो एम्परर निकोलस हैं उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं उनको पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये जो एम्परर निकोलस हैं वो उनको पूछते हैं कि मैं तो रशिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो रशिया के प्रति वफादार हूँ, फिर भी आप मुझे इस प्रकार से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम रशिया से प्यार करते हो, रशिया के लोगों से प्यार नहीं करते। समझे आप डिफरेंस, कि आपको रशिया चाहिए लेकिन रशिया के लोग जो है वो नहीं चाहिए आपको, इसलिए आपको जेल में रखा गया है। आज की दुनिया की बात करें तो जो बजट्स हैं, बजट्स लोगों के मीन्स ज़्यादातर लोग जो है बजट को एक बहुत ही बोरिंग डॉक्यूमेंट मानते हैं। कहते हैं इसमें बहुत सारे आंकड़े होते हैं, किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे दिए गए, किस स्कीम के लिए कितने पैसे, यही सारी चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती है। बट इट्स नॉट दैट। बजट इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारे जो लीडर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी क्वालिटी किस प्रकार की है। जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उससे हमें उनका जो एक स्वभाव है, उनका जो इंटेंशन, उनका जो विजन है, उसके बारे में पता चलता है कि सरकार को किस पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा प्यार है। यू नो व्हाट आई मीन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके जो है वो काफ़ी बर्बाद हो गया था, तो यूके ने नेशनल हेल्थ सर्विस की शुरुआत की ताकि सोसाइटी को रिवाइव किया जा सके। एक सोशल इकोनॉमिस्ट थे विलियम बेवरिज, उन्होंने कहा कि 5 ऐसे बड़े डेविल्स हैं या फिर इविल्स हैं, जैसे कि वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर और आइडलनेस। ये 5 चीज़ों के खिलाफ यूके को लड़ना पड़ेगा। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है, उसके बाद की बात है।
तो यूके जो है एक वेलफेयर स्टेट बनेगा, ऐसा विलियम बेवरेज ने कहा। और आज अगर हम इंडिया के विजन को देखें तो भारत को बेसिक सर्विसेज की ज़रूरत है, भारत को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, भारत को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है, जॉब्स की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है और एनवायरमेंटल सैनिटेशन और हाइजीन की ज़रूरत है। ये पांच ऐसी चीज़ें हैं जिस पर भारत को फोकस करना चाहिए। एज पर दिस आर्टिकल बड़े एयरपोर्ट्स, बड़े हाईवेज और स्पीड ट्रेन जो हैं इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा, इन तीनों चीज़ों से ज़्यादा अगर कोई चीज़ें भारत के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये 5 चीज़ें हैं। चलो अच्छी बात है कि बजट में 80 करोड़ लोग जो हैं उनको फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा एक और साल के लिए। 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स जो हैं इनको डेवलप किया जा रहा है। हाउसिंग, क्लीन वाटर और टॉयलेट्स जो हैं इसका एक्सेस और ज़्यादा ब्रॉड किया जा रहा है। एमजी नरेगा और अर्बन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में सोचा जा रहा है और लोगों को स्किल देने के बारे में भी सरकार जो है वो सोच रही है। अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, एक सस्टेनेबल तरीके से अगर भारत को एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन जो है इसका यूनिवर्सल एक्सेस, अच्छी क्वालिटी का फूड, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को मिले। सिर्फ चावल और गेहूं से कुछ नहीं होगा, प्रोटीन्स भी चाहिए, सप्लीमेंट्री फूड्स भी चाहिए। सिर्फ पेट भर गया है उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और जितने भी डेवलप्ड देश हैं, आप जापान ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, ये सारे देश जो हैं वो एक समय पर उतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं थे, लेकिन इन देशों ने एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस किया और फिर ये देश जो है वो डेवलप देश बने हैं। यूएसए में जो प्रेसिडेंट रीगन थे, तो उनके एरा में ऐसा हुआ कि प्राइवेटाइजेशन को पुश करने के लिए उन्होंने एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट कम किया और इसकी वजह से यूएसए जो है इसके इनोवेशन और साइंटिफिक कैपेबिलिटी जो है वो कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ों पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था। निकारागुआ नाम का एक देश है, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का देश है। तो इसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी इस देश ने हेल्थ एंड एजुकेशन पर और ज़्यादा फोकस किया। स्टडी यह कहती है कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश में 230 मिलियन इंडियंस जो हैं ये पॉवर्टी की चपेट में आ गए। ASER रिपोर्ट एजुकेशन के बारे में यह कहता है कि क्लास 5 का बच्चा जो है वो क्लास 2 की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पा रहा है। NFHS 5 का डेटा यह कहता है कि हमारे देश में 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं और 32.1% बच्चे जो हैं वो अंडरवेट हैं। राइट, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एजुकेशन और न्यूट्रिशन के जो एलोकेशंस हैं वो जैसे थे वैसे ही हैं। मिड डे मील्स जो हैं तो इसका बजट जो है वो 9% कम किया गया है। आज हमारे देश में डिजीज़ काफ़ी बढ़ने लगे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है अब लोगों की काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। हमारे पास एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ फैसिलिटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और एफोर्डेबल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो आज भी लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो 3 चीज़ें जो हैं उस पर फोकस करना है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपांड हेल्थ सिक्योरिटी। ये चीज़ जब हम करेंगे और जो बाकी के जो 5 हमने पॉइंट्स देखें जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं, जब तक इन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इन पर ज़्यादा बजट एलोकेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश जो है वो ऊपर से अच्छे रोड्स, अच्छे एयरपोर्ट्स, ये सारी विजिबल चीज़ों में हम आगे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें तो पोर्तुगल में भी हैं। पोर्तुगल एक समय पर काफ़ी डेवलप्ड था, लेकिन आज पोर्तुगल की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर कोई जाएगा तो अच्छे रोड्स, क्लीन रोड्स देखने को मिलेंगे, अच्छी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, लेकिन लोगों के पास जॉब और पैसा नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। इट्स लाइक कि एक बहुत बड़ा बंगला है, राइट, और बहुत अच्छा गार्डन, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन उस बंगले में रहने वाले लोगों के पास दूध लेने के पैसे नहीं है। ऐसी सिचुएशन होगी तो वो बंगले में रहने वाले लोगों को आप पैसे वाले नहीं कहेंगे, राइट। उनको क्या कहते हैं, उनके लिए एक अंग्रेज़ी में एक बहुत ही अच्छा शब्द भी हैं, उनको कहते हैं, चलो फॉरगेट अबाउट इट, वो अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन एक बहुत ही प्रॉपर वर्ड है, जब भी याद आएगा आई विल शेयर इट विथ यू, कि जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट, बड़ा बंगला है, ये है, लेकिन जो डे टू डे के लिए पैसे चाहिए ऐसी इनकम नहीं होती है। नाउ होल्ड दैट बाजरा आसन्ना, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। एक लंबे समय से ये जो मिलेट्स हैं, बाजरा जो हैं, इनको
निगलेक्ट किया गया। ट्रेडिशनल जो हमारी कुजीन्स थी, आप देखेंगे तो बाजरा के बहुत सारे लड्डू भी बनते थे, बाजरा की रोटियां बनती थी, राइट। गुजरात हम जहाँ से हैं, काठियावाड़, राइट, सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र में जो रोटी होती है तो सौराष्ट्र में बाजरानो रोटलो, गुजराती में उसको कहते हैं बाजरानो रोटलो। जो गुजरात के हैं उनको पता होगा इसके बारे में, और ख़ास करके जो सौराष्ट्र के हैं, यू नो इट वेरी वेल, कि ये विंटर के टाइम में इट्स लाइक एवरी इवनिंग के टाइम पर ये बाजरा का जो रोटला होता है वो तो खाया ही जाता है, और बहुत ही स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है बाजरा। और ये जो न्यूट्री ग्रेन्स हैं, ये जो बड़ा अनाज जिसको कहते हैं, तो उनकी अगर रोटियां आप खाएंगे तो यू विल फील और ज़्यादा ताकतवर आप फील करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। अब सरकार जो है वो डिमांड लेड सॉल्यूशन कर रही है। अब सरकार इसको पॉपुलर कर रही है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़े अनाज की चीज़ें खाएं, मिलेट्स खाएं, रागी, ज्वार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कंज्यूम करें, क्योंकि हमारे देश में ये प्रॉब्लम आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों के जो थोड़ा बहुत पेट बाहर है ना, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। अब वेट थोड़ा बढ़ जाना, 10-15 किलो एक्स्ट्रा होना जो है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और मेरा भी है, राइट। अभी बैठे बैठे मेरा भी हो गया, बट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। लेकिन एक समय था आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी फिट, और फिर एक समय आया दैट आई एम लिटिल बिट ओवर वेट नाउ। और उसके पीछे रीज़न क्या पता है, ये गेहूं की रोटी जो है, राइट, उससे मीन्स नॉर्थ इंडिया में इट्स वेरी गुड, नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, तो वहाँ पर तो लोग जो हैं वो मैदा भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन गुजरात और फिर जैसे जैसे आप साउथ में जाएंगे तो फिर मैदा जो है वो आपके लिए हेल्थी नहीं है, क्योंकि वेदर के हिसाब से सारी फ्रांस के लोग जो हैं, इटाली के लोग जो हैं, वो नॉर्मली उनकी ब्रेड्स और सारी चीज़ें मैदे से ही बनी हुई होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर गुजरात में अगर 5-6 दिन कंटिन्यूसली भी खाएं तो बीमार हो जाएंगे, यू नो, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी, ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि वेदर के हिसाब से फूड जो है वो होता है। ऐसा नहीं है कि बाजरा फिर अगर आप हर देश में नहीं खा सकते, कुछ देशों में इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट, कुछ देशों में, बट हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों के भी अलग अलग ये बड़े अनाज के क्रॉप्स अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से हमें इनको कंज्यूम करना है, यू नो। अब धीरे धीरे सरकार इनको पॉपुलर कर रही है कि ये बड़े अनाज जो हैं वो हम कंज्यूम करें, और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ कि हमने सिर्फ राइस और चावल पर ही फोकस किया, और इसकी वजह से ये बड़े अनाज जो है वो पॉपुलैरिटी इनकी चली गई। अब भारत बड़े अनाज की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और ये 2023 वाला साल जो है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर यूनाइटेड नेशंस जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। ये जो कोर्स सीरियल्स हैं, बड़े अनाज जो हैं, तो इसमें न्यूट्रिशंस ज़्यादा हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, क्योंकि इनको उगाने के लिए आपको टॉप क्वालिटी की ज़मीन नहीं है, यहाँ पर भी ये उग जाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये बहुत ही स्टर्डी क्रॉप्स हैं, राइट। तो ये आज के क्लाइमेट चेंज के ज़माने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छे हैं, और अब भारत के जो ये न्यूट्रिशन के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें भी इनको एंट्री मिल चुकी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर इसमें आएगा तो इसको और ज़्यादा प्रोसेस करके इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और इनको पॉपुलर किया जा सकता है। बड़े बड़े स्टार्स, आई थिंक वो टाइगर श्रॉफ और जॉन अब्राहम जैसे जो 6 पैक एब वाले जो हीरोज़ हैं हमारे, तो वो लोग तो अब रोटी और ये सारी चीज़ें नहीं कंज्यूम कर, वो बाजरा और यही सारी चीज़ों की जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे सेलिब्रिटीज़ जब प्रमोट करते हैं तब भी फ़र्क पड़ता है, जिम जाने वाले जो यंगस्टर्स हैं वो भी उनको फिर फॉलो करते हैं, तो इट विल क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट्स, राइट। व्हाट वी नीड इज़ कि ये सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स जो हैं इनको हमें मिलेट से रिप्लेस करना है, ताकि किसान जो हैं वो अगर उनको बाजरा, ज्वार, रागी उगाने से उनको एमएसपी का सपोर्ट मिलेगा तो फिर वो उनको और ज़्यादा उगाएंगे, और दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ चीपर रूट टू फूड सिक्योरिटी फॉर आवर कंट्री, नॉट जस्ट आवर कंट्री, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक चीपर रूट टू फूड सिक्योरिटी के तौर पर ये मिलेट्स जो है वो साबित हो सकते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको इसके बाद जो लेक्चर मिलेगा दैट विल बी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, राइट। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।